हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपकी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। और नया जो टॉपिक है आज आपकी ऑनलाइन क्लास के अंदर हम जिसको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा लंबा टॉपिक आएगा आपका आज, लेकिन उससे पहले पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताने से पहले सबसे पहले उस प्रक्रिया को बात करते हैं जिसके फलस्वरूप में भारत के अंदर आक्रमणों का सिलसिला जारी रहा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में। तुर्क आक्रमण के बारे में हम आगे की चर्चा करें, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8वीं शताब्दी में भारत में आक्रमण के बाद भारत में लगभग 2 शताब्दियों तक भारत सुरक्षित रहा। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल आक्रमण का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया और इस बार आक्रमण में अरबों के स्थान पर तुर्क भारत में आ गए। कौन आ गए थे? अब अरबों के स्थान पर तुर्कों के माध्यम से भारत में आक्रमण होना प्रारंभ हो गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर बात की जाए तो भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों में सबसे पहले जिस शासक का नाम हमको प्राप्त होता है आक्रमणकारियों में, गजनी के शासक सुबुक्तगीन का नाम प्राप्त होता है। किसका नाम प्राप्त होता है? गजनी के शासक सुबुक्तगीन का नाम हमको प्राप्त होता है, जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। 977 ईस्वी में शासक बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का प्रसार करने का इच्छुक था। जब वह 977 ईस्वी के अंदर शासक बना, ठीक है, तो 977 ईस्वी में शासक बनने के पश्चात उसने सबसे पहले अपने साम्राज्य की जो सीमाएं थी उन सीमाओं का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इस समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शाही वंश के योग्य राजा जयपाल का शासन था। यानी कि बात की जाए इस समय भारत का जो उत्तर पश्चिम का जो प्रांत है, यानी कि बात की जाए उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर अगर बात की जाए तो जयपाल का शासन था। किसका शासन था? जयपाल का शासन। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो शासन था वो किसका था? जयपाल का शासन था। लंबे संघर्ष के बाद में सुबुक्तगीन को विजय प्राप्त हुई और उसने लघुमान से पेशावर तक भारतीय प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। लंबा संघर्ष किया। लंबा संघर्ष के बाद में सुबुक्तगीन को क्या हुई? सफलता प्राप्त हुई और उसने लघुमान और पेशावर पर उसने अधिकार प्राप्त कर लिया। और 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई 997 ईस्वी में? सुबुक्तगीन। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के पश्चात में उसके जो वंशज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका पुत्र इस्माइल और फिर महमूद गजनवी क्रम से शासन है। पहले तो इस्माइल बना, फिर महमूद जो गजनवी के नाम से जाना जाता है, वह शासक बना। क्रम से इस्माइल और फिर क्या महमूद, दोनों क्या बने? शासक बने। दोनों का शासक बनने की प्रक्रिया हुई है। इसके फलस्वरूप में अगर देखा जाए, महमूद एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। जो महमूद था एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। कहा जाता है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया था?
17 बार आक्रमण किया। सबूतगीन के बाद इस्माइल, इस्माइल के बाद महमूद, जो कि योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। कहा जाता है कि इसने 17 बार किस पर आक्रमण किया है? भारत पर आक्रमण किया है। इसका सबसे उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 1025 में 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण। 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। जहां पर अगर बात की जाए, जो उसका 16वां आक्रमण, कौन सा आक्रमण था? 16वां। यहां का जो शासक था, गुजरात का शासक उस समय कौन था? भीमदेव था। यहां पर शासन कौन कर रहा था? भीमदेव शासन कर रहा था। 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया, और सोमनाथ जो विख्यात है उसका 16वां आक्रमण किया। यहां पर भीमदेव शासन कर रहा था। भीमदेव अपने अनुयायियों, अपने मित्रों के साथ में अगर कहा जाए तो वह अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है जैसे ही आक्रमण होता है, परंतु वहां की जो जनता है लगातार उस आक्रमण के प्रतिरोध के लिए लगातार खड़ी हुई रहती है। फलस्वरूप में अंत में सोमनाथ के जो मंदिर है, उस सोमनाथ के मंदिर पर विजय प्राप्त हो जाती है। इसकी महमूद की विजय प्राप्त होने के पश्चात में जहां से उसको अपार धन संपदा प्राप्त होती है, और जनसाधारण के कंप्लीट अगर देखा जाए लगातार विरोध के बावजूद भी उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। इतिहासकार परिस्था बताते हैं, कौन बताते हैं? परिस्था के अनुसार सोमनाथ के लोगों का प्रतिरोध का आक्रमणकारियों से ऐसा प्रतिरोध किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन दूसरी बार में अगर देखा जाए नगर रक्षकों पर विजय प्राप्त कर ली गई। एक बार तो ऐसा लगा कि उसको महमूद को पराजय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने सफलता उस पर प्राप्त कर ली। आगे की बात अगर बात की जाए, सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात में, तो उसकी प्राप्त करने के पश्चात में उसने यहाँ पर अपने धीरे धीरे यहाँ से काफी धन संपदा को लेकर गया, और लगभग कहा जाता है कि यहाँ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात में यहाँ पर काफी नरसंहार भी उसके द्वारा किया गया। उसके पश्चात में बात की जाए तो 50,000 लोग जो बताए जाते हैं आपकी आरबीएससी की किताब के अनुसार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अनुसार, उनको मौत के घाट उतार दिया था। जो भी बात रही हो, लेकिन यहाँ पर इसने विजय प्राप्त कर दिया। उसके पश्चात में अगर बात की जाए 1773 में गोड़ के शासक गोड़ के शासक ग्यासुद्दीन ने गजनी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 1173 में गोड़ के शासक गजनी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, गजनी पर अधिकार करने के पश्चात 1173 में गोड़ के शासक ग्यासुद्दीन ने गजनी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसके छोटे भाई सिराजुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त किया गया। सिराजुद्दीन इतिहास में मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सिराजुद्दीन इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो भी काफी महत्वाकांक्षी शासक था। सामान्यतः कहा जाता है कि यहाँ पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, भारत पर धन संपदा को प्राप्त करना, विजय साम्राज्य का विस्तार करना, गजनी और मुल्तान में इस्माइलिया वंश की सत्ता को नष्ट करना, और आगे चलकर धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये महत्वपूर्ण था। दुआ से देख लीजिए, तुर्क आक्रमण के बारे में बात की जाए तो तुर्क आक्रमण में गजनी का शासक सोबुद्दीन जिसने 1777 ईस्वी में आक्रमण किया जयपाल पर। उसके पश्चात में इसके बाद उसके दो वंशज हुए, इस्माइल और महमूद। महमूद सबसे योग्य था, कहा जाता है 17 बार
इसने आक्रमण किया था। शाहरुद्दीन की मृत्यु 995 ईस्वी में हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण माना जाता है 1025 में सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण हुआ था, 16वां आक्रमण माना जाता है ये। 1173 में अगर बात की जाए गोल के शासक गयासुद्दीन ने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। उसने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को गजनी पर बैठाया, उनके सिंहासन पर बैठाया, जो इतिहास में मोइनुद्दीन, इतिहास के अंदर देखा जाए मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ से प्रक्रिया चालू होती है पृथ्वीराज चौहान के विषय में जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, चलो ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के। 1177 से 1192 ईस्वी। ठीक, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम देखें। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय में दिल्ली व अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। इसका जो शासन था दिल्ली और अजमेर के जो क्षेत्र है इस पर इसका शासन था जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। गोरी के आक्रमण के समय बात की जाए तो जो इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय दिल्ली और अजमेर के जो शासन था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, इसका था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का था दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पर। उसके पश्चात में इसे इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इस है अपने पिता, इसका जन्म 1168 ईस्वी में हुआ। इसका पृथ्वीराज जन्म कब हुआ है? 1168 ईस्वी में पृथ्वीराज का जन्म होता है। जन्म होने के पश्चात में जब वह 11 वर्ष का था, वह अपने पिता की मृत्यु के बाद, इसके पिता का नाम क्या था पृथ्वीराज का? सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 11 वर्ष की अवस्था में यह अजमेर के सिंहासन पर बैठता है। किसके सिंहासन पर बैठता है? अपने राज्य के सिंहासन पर बैठता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। पृथ्वीराज की मां कपूर देवी, पृथ्वीराज की मां का नाम क्या है? कपूर देवी। पृथ्वीराज की माता का नाम है कपूर देवी, जो कि एक कुशल राजनीतिक है। कौन है? एक कुशल राजनीतिक है। प्रारंभ में अगर कहा जाए, प्रारंभ के दिनों की बात की जाए तो पृथ्वीराज के सिंहासन पर इसकी माता का पूर्ण रूप से सिंहासन जब संभाला था तो इसकी मां का पूर्ण रूप से सहयोग रहा था, जिनका नाम कपूर देवी है। और इन्होंने इस कारण से प्रधानमंत्री कादम्ब तथा सेनापति भुवनमल की सहायता से राज्य के शासन को आसानी से संभाला। प्रधानमंत्री कदम और भुवनमल दोनों की सहायता से और मां के कौशल्य राजनीतिकता के कारण इन्होंने अपने जो साम्राज्य है इसको इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज ने आसानी से संभाला।
जब इन्होंने अपने साम्राज्य को आसानी से संभाल लिया तो एक वर्ष तक इनकी माता का संरक्षण इनके साथ में रहा। कितने वर्ष तक? एक वर्ष तक माता का संरक्षण लेने के पश्चात में आगे चलकर जब माता का संरक्षण रहा तो 1178 में पृथ्वीराज ने शासन की जो बागडोर है वो अपने हाथों में ले ली। पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर कब ले ली? 1178 में। शासन की पूर्ण बागडोर अपने हाथों में लेने के पश्चात इन्होंने उच्च पदों पर और अपने उच्च पदों पर अपने विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया और विजय की नीति को क्या किया? क्रियान्वित। उच्च पदों पर किसको किया? अपने विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया और अपनी नीति को क्रियान्वित किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार है उनके अनुसार विजय नीति के 3 पक्ष थे। पहले के अंतर्गत पृथ्वीराज की जो विजय नीति है उसके अंदर पक्ष के अंतर्गत 3 पक्ष थे। 3 पक्ष के अंदर अपने स्वजन के विरोध, जो उसके अपने स्वजन है उनका जो विरोध है, उन स्वजन के जो विरोध है उससे क्या करना है? इसको मुक्ति को प्राप्त करना है। ठीक है। इसके विजय नीति में 3 पक्ष है। अपने स्वजन के विरोध से अपनी मुक्ति प्राप्त करना। दूसरा है अपने पड़ोसी राज्यों का दमन करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनका क्या करना है? दमन करना है। तीसरा है विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना। ठीक है। 3 पॉइंट उभर कर सामने आते हैं। पहला जो पॉइंट उभर कर सामने आ रहा है उसके अंदर बात की जाए तो अपने स्वजन के विरोध से क्या प्राप्त करनी है? मुक्ति प्राप्त करनी है। दूसरे में अपने पड़ोसी राज्यों का दमन करना है। विदेशी शत्रुओं से वो क्या करना है? मुकाबला करना। दोबारा से एक बार कहानी को दोबारा से सुनिए। पृथ्वीराज चौहान का दिए कहा जाता है जब गोरी का भारत में आक्रमण हुआ था उस समय दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पर यह शासन कर रहा था। राय पिथौरा के नाम से इसको जाना जाता है। 1168 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म। पिता का नाम सोमेश्वर है। कहा जाता है कि जब अल्पायु में जब था, कम उम्र में था तो मात्र पिता का देहांत हो जाता है। 11 वर्ष की अवस्था के अंदर सिंहासन पर बैठ जाता है। माता जो कपूर देवी है काफी राजनीतिक कौशल से परिपूर्ण है। माता के सहयोग तथा प्रधानमंत्री और अपने अधिकारियों के सहयोग से कुछ समय शासन कार्य कहा जाता है करता है। कुछ समय पश्चात कहा जाता है कि 1 वर्ष के शासन के बाद 1178 के अंदर समस्त शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है और बागडोर लेने के पश्चात उच्च पदों पर अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है। विश्वसनीय। अब देखिए यहां नियुक्त करने के पश्चात 1178 के अंदर जब उसने नियुक्त कर दिया, जब उसने अपने सामने जो 3 पक्ष थे उनको पक्षों को रखते हुए उस प्रकार से साम्राज्य का संचालन करता है। पहला, जब ये सिंहासन पर बैठता है तो इसको सबसे ज्यादा विरोध कितना करना पड़ता है? अपनों का विरोध करना पड़ता है। तो उसको अपनों से क्या प्राप्त करनी है? मुक्ति प्राप्त करनी। दूसरा, पड़ोसी राज्यों का दमन करना है, यानी कि अगर शत्रु बोला तो अपने लिए दुखदायी, इसलिए पहले दमन करना। और विदेशी शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करना है, अपने राज्य का को बचाना है। 3 लक्ष्यों को लेकर ये पृथ्वीराज चले। जब 3 लक्ष्यों को लेकर चले तो पृथ्वीराज आप आगे कौन पढ़ेंगे? जो पृथ्वीराज की विजय के बारे में पढ़ेंगे, सहयोगिता की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में बड़ा मजा आया। दूसरी चीज, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में ये मान के चलिए आपका काफी हद तक आपके अंक में भी फायदा मिलेगा मानसिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम में 12th में। यहाँ
जो हमारी चल रही है ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान के आगमन के समय में भारत की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या स्थिति थी और किस तरीके से भारत पर पहले सर्वप्रथम आगमन तुर्कों का किस तरीके से हुआ है। सोमनाथ के मंदिर गुजरात में भीमदेव के समय का आगमन की भी चर्चा करी। अब फिलहाल जो चल रहे हैं पृथ्वीराज की हम विजयों के बारे में चल रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान की विजय। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान की विजय, अपना टॉपिक चल रहा है पृथ्वीराज चौहान तटीय, ठीक है, और यहां चल रहा है हमारा इनकी विजय। चलो भाई अब विजयों के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने विजय किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो थोड़ा सा कुछ कहानी हुआ पहले। सबसे पहली बात तो ये कि जब अल्पवयस्क अवस्था थी तो अल्पवयस्क अवस्था में सबसे पहले इसको जो अपने विरोध का सामना करना पड़ा, अपने चाचा अपरंग राय के विरोध का सामना करना पड़ा। कितना? चाचा अपरंग राय। किसका विरोध का सामना करना पड़ा? चाचा अपरंग के विरोध का सामना करना, सॉरी के विरोध का सामना करना। चाचा ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह को परास्त करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए इसने विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज ने उसे परास्त करने के लिए पृथ्वीराज उसे परास्त करके उसकी हत्या कर डाली। विरोध वहां पे विद्रोह को दबाने के लिए पृथ्वीराज ने अपनी सेना भेजी। सेना के फलस्वरूप में अगर देखा जाए तो जो चाचा है अपरंग राय के छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अपरंग राय की बात की जाए तो उस विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर उसकी हत्या कर डाली। तो उसके छोटा भाई जो नागार्जुन है, क्या नाम है? नागार्जुन के द्वारा क्या कर दिया गया? विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह का बिगुल बजा दिया, गुरुग्राम पर अधिकार कर लिया गया और पृथ्वीराज के द्वारा सेना भेजने पर नागार्जुन गुरुग्राम को छोड़कर भाग गए। नागार्जुन है वो गुरुग्राम को छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। उसके सेनापति देवभट्ट ने कुछ समय तक गुरुग्राम का को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पृथ्वीराज की सेना क्या हो गई? सफल। इसके सेनापति ने कुछ समय तक उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? सेना असफल हो गई। फलस्वरूप में पृथ्वीराज की यहां पर विजय प्राप्त हो गई। विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के घाट उतारने के पश्चात में उस पर अधिकार स्थापित कर लिया, यानी कि नागार्जुन ने गुरुग्राम में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो पृथ्वीराज ने उसको दबाने के लिए अपनी सेना भेजी। सेना ने विद्रोहियों को दमन किया, लेकिन वह वहां से निकलकर नागार्जुन भाग गया। फलस्वरूप में उस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब आगे क्या होता है? जब इस क्षेत्र पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, फलस्वरूप में 1182 में गुड़गांव के हिसार के आसपास में बसी हुई बंडानक नामक जो उपद्रवी जनजाति थी, बंडानक नामक उपद्रवी जनजाति को भी पृथ्वीराज के द्वारा पराजित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1182। बंडानक नामक उपद्रवी जनजाति को पृथ्वीराज के द्वारा पराजित कर दिया गया। इसी युद्ध में चंदेल शासक परमादिदेव को भी आगे चल के इसको पराजित कर दिया गया है। पराजित करने के पश्चात में और प्रारंभिक सफलताओं में पृथ्वीराज ने सबसे पहले अगर देखा जाए दिग्विजयों को अपनाने का फैसला किया। बंडानकों के दमन के बाद उसकी सीमा चंदेल राज्य तक बढ़ गई। जब इनका दमन कर दिया गया है तो पृथ्वीराज की जो सीमा है वो कहां तक पहुंच गई? चंदेल जो राज्य है वहां तक उसकी सीमाएं
पहुंच गए। कहां तक पहुंचेंगे? चंदेल राज्य तक उसकी सीमाएं पहुंच गई। चंदेल राज्य तक जब सीमाएं पहुंच गई हैं तो सीमाओं के फलस्वरूप में अगर बात की जाए, कहां तक मिलने लगी है, तो कुछ सैनिकों आगे चलकर 1182 में महुआ राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध से चंदेल शासक पौराणिक देव के सेनापतियों की मृत्यु हो गई, मारे गए। पृथ्वीराज ने महुआ में अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया। पृथ्वीराज दासों के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह कर गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक। अब यहां पर क्या हुआ, आगे चलकर आबू की राजकुमारी इच्छनी से पृथ्वीराज ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। ठीक है, इच्छनी से विवाह कर लिया। इससे जो विवाह है वो गुजरात के चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय भी इससे विवाह करना चाहते थे। यहां पर इस राजकुमारी से जो विवाह है, गुजरात के शासक कौन है, भीमदेव द्वितीय, ये भी इससे विवाह करना चाहते थे। फलस्वरूप पृथ्वीराज ने विवाह कर लिया तो दोनों में क्या हो गया, वैमनस्य पैदा हो गया, दोनों में कटुता पैदा हो गई, वैमनस्य पैदा हो गया। और दोनों में वैमनस्य पैदा हो गया तो फलस्वरूप में भीमदेव इनसे अप्रसन्न हो गए। फलस्वरूप डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों के बीच में संघर्ष का अगर देखा जाए, सीमा के संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण यह था कि राजकुमारी आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह जो पृथ्वीराज के द्वारा कर दिया गया। फलस्वरूप में दोनों में छोटी मोटी झड़पें चलती है। बाद में अगर देखा जाए तो दोनों में संधि भी करवाई गई, लेकिन जो वैमनस्य था वो वैमनस्य झड़कता हुआ चला गया। यहीं पर ही आगे देखा जाए तो पृथ्वीराज के द्वारा दूसरा, पृथ्वीराज के पूर्व में स्थित कन्नौज, पृथ्वीराज के शासन के पूर्व में स्थित जो राज्य था उसका नाम था कन्नौज। कन्नौज का जो शासक था वहां पर था जयचंद करवार। कन्नौज पर शासन जो चल कर रहा था उस समय जयचंद करवार कर रहा था। पृथ्वीराज के पूर्व में कौन था, कन्नौज का। कन्नौज पर शासन जो कर रहा था जयचंद कर रहा था। अब जयचंद जो कन्नौज पर शासन कर रहा था, जो गढ़वाल वंश का शासक था, वह दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर, दिल्ली के ऊपर नियंत्रण को लेकर जयचंद और पृथ्वीराज दोनों के अंदर क्या था, वैमनस्य पैदा हुआ। दोनों में ही आपस में क्या था, वैमनस्य की स्थिति पैदा हुई। और वैमनस्य की स्थिति पैदा होने के फलस्वरूप में जब वैमनस्य चल रहा था तो उसका फलस्वरूप देखा जाए तो पृथ्वीराज की दिग्विजय की पूर्णता प्रदान करने के लिए कन्नौज को भी वह अपने राज्य में बुलाना चाहते। इस कारण से दोनों में संघर्ष हो गया। संघर्ष के फलस्वरूप में पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की पुत्री सहयोगिता का क्या कर दिया गया, बलपूर्वक हरण कर दिया गया। जयचंद की जो पुत्री है सहयोगिता, इसका क्या कर लिया गया, बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया और उससे क्या कर लिया गया, विवाह कर लिया गया। सहयोगिता का बलपूर्वक अपहरण करके उसके साथ विवाह कर दिया गया। दोनों में तीव्र संघर्ष चला। तीव्र संघर्ष के फलस्वरूप में दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पक्के शत्रु। दोनों में तीव्र संघर्ष चला है, दोनों एक दूसरे के पक्के शत्रु बन गए। शत्रु बनने के फलस्वरूप में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी को एक मत के अनुसार कहा जाता है कि जयचंद ने अपनी सहायता का, उसको गोरी को सहायता का आश्वासन देकर उसने आमंत्रित किया था पृथ्वीराज के प्रति तो अपने प्रतिरोध का अपना बदला लेने के लिए। ठीक है, जब जयचंद की कहा जाता है जब पृथ्वीराज की पराजय हुई तो जयचंद ने खुशियां मनाई। अब बात आ जाती है सहयोगिता की कहानी।
सहयोगिता की कहा जाता है, सहयोगिता की कहानी में बारे में हम बात करते हैं। कहा जाता है कि चंद्रदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार पता चलता है कि पृथ्वीराज और जयचंद दोनों के बीच सहयोगिता का कारण, जयचंद और पृथ्वीराज के बीच आपसी वैमनस्य का कारण था। सहयोगिता और पृथ्वीराज दोनों के अंदर परस्पर प्रेम था, वे एक दूसरे को पसंद करते थे, प्रेम करते थे, जो भी एक महत्वपूर्ण कारण था दोनों के। कथानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते। जयचंद अपनी पुत्री सहयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं करना चाहता। इस उद्देश्य से उसने सबसे पहले इस शत्रुतापूर्ण संबंध थे, इस उद्देश्य से सबसे पहले जयचंद ने एक राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया। राष्ट्रीय यज्ञ के पश्चात में सहयोगिता का विवाह करने का फैसला किया। फैसला करने के फलस्वरूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर विवाह की तैयारियां चल रही थी। राष्ट्रीय के यज्ञ के बाद में सहयोगिता का स्वयंवर चल रहा था और स्वयंवर के अंतर्गत बड़े राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। राजा महाराजाओं को आमंत्रित तो किया गया, लेकिन इसी समय पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाकर द्वार पर रखी गई। सहयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहनाई। इतनी में ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा आगमन किया जाता है। वो आगमन कर सहयोगिता वह अपनी सेना से पहुंच जाता है और सहयोगिता को लेकर वह वहां से उसका अपहरण करके ले जाता है या उसको लेकर चला जाता है और ये विवाह करते हैं। डॉक्टर उठाकर ले जाता है और विवाह करते हैं। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, गौरीशंकर, हीराचंद, विश्वनाथ जैसे इतिहासकार इसकी अध्यक्षता को मात्र एक व्याख्यान मानकर स्वीकार कर देते हैं, जबकि दशरथ शर्मा ने दी अल्पी चौहान डायनेस्टी में सहयोगिता की इस घटना को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया। यानी कुल मिलाकर कहा जाए दोनों में प्रेम था परस्पर। राष्ट्रीय यज्ञ के बाद में स्वयंवर का आयोजन किया गया। जब पृथ्वीराज सहयोगिता ने काफी इंतजार किया तो पृथ्वीराज की जो मूर्ति रखी हुई थी उस मूर्ति को उसने माला पहना दी। माला पहनाने के पश्चात में कुछ समय पश्चात में अपनी सेना सहित पृथ्वीराज आता है और सहयोगिता को ढका ले जाता है। ये कुछ भी है, कुछ इतिहासकार इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार भी नहीं करते हैं, कुछ इतिहासकार इस प्रामाणिकता को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए आगे के बाद में देखा जाए, जैसे कि हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा है चौहान डायनेस्टी में सहयोगिता की इस घटना को ऐतिहासिकता को स्वीकार कर। फलस्वरूप में अगर कहा जाए तो यहाँ पर संघर्ष की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके पश्चात में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में संघर्ष होना स्वाभाविक हो गया है। अब यहाँ पर जो जयचंद है वो भी इसका शत्रु बन गया है। किसका शत्रु बन गया है? पृथ्वीराज का पूर्ण कट्टर शत्रु बन गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए दोनों में वैमनस्यता पैदा हो गई है। अब पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के संघर्ष के बीच चल रहा है। ठीक है, यहां संघर्ष की बात की। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दोनों में संघर्ष हुआ। संघर्ष के बारे में कहा जाए पृथ्वीराज रासो के अनुसार पता चलता है कि पृथ्वीराज रासो में 21 और अमीर काव्य के अंदर बात की जाए तो अमीर काव्य के अंदर पृथ्वीराज चौहान 1175 में मुल्तान का अधिकार कर लिया। उसके पश्चात में राजस्थानी स्रोतों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के साथ अनेक बार लड़ाई हुई। इसमें पृथ्वीराज रासो के अंदर 21 अमीर महाकाव्य में सातवां पृथ्वीराज की विजयों का दावा किया गया। दोनों के बीच में अगर देखा जाए समानतः बात की जाए तो दो युद्ध हुए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए
पहला हुआ है 1191 में, दूसरा हुआ है 1152। 1191 के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई है। किसकी विजय हुई है? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई है। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की पराजय मोहम्मद गोरी की विजय हुई है। ठीक है, यहाँ 1191 में पृथ्वीराज की विजय हुई है और 1192 में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। ठीक है, फलस्वरूप में कहा जाए 1191 का जो युद्ध हुआ था उसमें बात चली जाती है, दोनों में संघर्ष चल रहा है। इसी समय पृथ्वीराज का एक सेनापति कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वीराज का सामंत, दिल्ली का सामंत गोविंद दास की बर्छी लगने से मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है। घायल होने के पश्चात वो सेना लेकर बाहर चला जाता है। उसके फलस्वरूप में 1191 में इसकी विजय होती है। 1192 में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। उसके पीछे भी कारण ये बताया जाता है कि रात्रि में एक साथ पृथ्वीराज चौहान जब आमोद प्रमोद के अंदर डूबा हुआ रहता है, उस समय रात्रि में मोहम्मद गोरी इसकी सेना पर आक्रमण कर देता है। समझने का मौका नहीं मिलता है। अंतरूप में अगर देखा जाए तो उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। बात चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन बाद में कहा जाता है, कुछ जगह पर कहा जाता है कि पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी अपने पकड़कर अपने गोल ले जाता है। गोल ले जाने के पश्चात में वहां पर शब्द वैदिक बाण का उपयोग करते हुए पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मार देता है। लेकिन सामान्यतः कुछ जगह पर कहा जाता है कि इसके द्वारा आधीनता को स्वीकार कर ली जाती है। अजमेर के शासक के रूप में आधीनता स्वीकार कर ली गई है, जहां पर कुछ सिक्कों पर एक तरफ मोहम्मद बिन साद और दूसरी तरफ पृथ्वीराज दोनों के चित्र मिलते हैं। तो बात कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर पराजय का कारण अगर देखा जाए तो पराजय के कारणों में अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात की जाए पराजय के कारणों में, तो पहली मैं बात ये कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज की पराजय का कारण ये था कि उसने सबसे पहले तो अपने जो निकटीय जो राज्य थे उनसे क्या कर दी, शत्रुता ले ली। शत्रुता मोड़ करने के फलस्वरूप में जरूरत पड़ने पर उसने जब आवश्यकता पड़ी तो उस राज्यों को उसके द्वारा सहयोग नहीं दिया गया। यानी जब 1178 में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, तब क्या था, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। और उस समय गुजरात के शासक का सहयोग ने करना भी पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी। पृथ्वीराज ने सहयोग नहीं किया। फलस्वरूप में अगर बात की जाए इन सारी चीजों के बाद में बात की जाए तो दूसरी चीज निकल कर हमारे सामने ये आती है, उसने आपसी जो पड़ोसी जो राज्य थे उनसे व्यवस्था पैदा कर ली, जिसका भी उसको व्यवस्था का भी उसको भुगतान करना पड़ा। दूसरी चीज बात की जाए तो हम कह सकते हैं दूसरी बात की जाए तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि उसने व्यवस्था करेगी। उसके पश्चात तराइन के प्रथम युद्ध के अंतर जब पृथ्वीराज की विजय हुई थी तो उस इसी युद्ध में जब विजय प्राप्त हुई थी तो उसने मोहम्मद गोरी की जो सेना उसको पीछा नहीं किया। अगर वह पीछा करता उसको सेना को वहीं पे गवा देता तो मोहम्मद गोरी वापस आक्रमण नहीं करता। द्वितीय युद्ध के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं जब वो आमोद प्रमोद के अंदर डूबा हुआ था तो मोहम्मद गोरी ने संघ का और सहयोग का प्रयोग किया और संघ का उपयोग करते हुए उसको परास्त कर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर पूर्ण रूप से अगर मूल्यांकन किया जाए पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन के रूप में हमारा कहना ये अनुचित नहीं होगा कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर साहसी शासक था। उसने अपने शासन को प्रारंभ में युद्ध करता रहा। उस अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने का प्रमाणित है। उसने अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त की। उसने दल पंगुल यानी कि विश्व विजेता दल पंगुल की उपाधि प्राप्त की, यानी विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त की। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा राजनीति का पूरा उपयोग करते हुए या कह सकते हैं छत्रपट का उपयोग करते हुए उसको पराजित किया गया।
लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक महान विजेता के रूप में विजेता था, विद्या अनुरागी था। उसके दरबार में अनेक विद्वान रहे, विद्यापति गौड़, पागेश्वर, जनायक, विश्वरूप, आसाराय आदि प्रमुख। चंद्रोदय उसका राज्य का था। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार हम स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि पृथ्वीराज एक महान शासक कहा जाए तो प्रथम युद्ध के अंदर अगर पृथ्वीराज के द्वारा विजय हुई तो सेकंड युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त की। ये आज का आपका टॉपिक था पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम आपके पास में फिर आएंगे और नया जो टॉपिक है रणथंभौर का हमीर चौहान, इस टॉपिक को लेकर हम आएंगे। राणा हमीर के बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ा था हमने शाकंभरी के चौहानों के बारे में, और कल पढ़ेंगे हम किसके बारे में, राणा हमीर के बारे में पढ़ेंगे और रणथंभौर के बारे में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार आप देखते हुए चलिए YouTube पर मेरे चैनल के माध्यम से जो मैं आपको हिस्ट्री के कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, वीडियोस दे रहा हूँ, उनको पढ़ते हुए चलिए, उसका आपको फायदा भी मिलेगा। और इसके जो कोर्स है, नोट्स है, वो आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस